अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इस वक्त नून लीग के पास इत्तेहादी हुकूमत को चलाना और मईशत को ट्रैक पर लाना एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मगर इसी दौरान वजीर खजाना के बाइख्तियार होने पर सवाल उठ रहा है और वजीर आजम शहबाज शरीफ के फैसलों और फिर उन फैसलों पर फौरी यू टर्न लेने पर भी सवाल उठ रहा है। पहले वजीर आजम ने काबीना की 4 कमेटियों की असर नौ तश्कील की और इन 4 काबीना कमेटियों में से सिर्फ एक की सरबराही वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को दी गई। हालांकि माजी में वजीर खजाना इन 4 में से कम 3 कमेटियों की सरबराही करते थे, मगर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की सरबराही वजीर खजाना को देने के बजाय अपने पास रख ली। और शहबाज राना की 23 मार्च की खबर के मुताबिक इस हवाले से नून लीग के अंदरूनी ज़राए ने बताया है कि ECC की चेयरमैनशिप वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को देने से मुतालिक पार्टी में मुज़ाहमत मौजूद थी। खबर के मुताबिक एक अहम पेशरफ्त ये हुई है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने काबीना की कमेटी बराए निजकारी की सरबराही वजीर खारजा इसहाक डार को दी है। हालांकि ये पोजीशन माजी में वजीर खजाना के पास होती थी, जबकि वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को काबीना की कमेटी बराए स्टेट ओन इंटरप्राइजेस की सरबराही दी गई है। इसके अलावा वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल को काबीना की कमेटी बराए चाइनीज इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की सरबराही दी गई है। खबर के मुताबिक ज़राए का कहना है कि हुकूमत साजी के वक्त नून लीग के अंदर इसहाक डार की जगह मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने पर इख्तिलाफ राय मौजूद था और बिलाखिर यह फैसला किया गया कि मुआशी मामलात में इसहाक डार की शमूलियत को बरकरार रखा जाएगा, मगर मुख्तलिफ कैपेसिटी में। और जब यह खबर सामने आई तो फिर तनकीद होना शुरू हो गई कि नून लीग की हुकूमत की तरफ से नए वजीर खजाना को मुकम्मल इख्तियारात नहीं दिए जा रहे हैं। तो फिर गुज़िश्ता रोज़ वजीर आजम शहबाज शरीफ ने यू टर्न लिया और इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की दोबारा तश्कील दी और इसकी सरबराही दोबारा वजीर खजाना को दे दी गई। यानी एक तरफ खबरें ये आ रही हैं कि नून लीग के अंदर मोहम्मद औरंगजेब को वजीर खजाना बनाने पर इख्तिलाफ मौजूद था और जब उन्हें वजीर खजाना बनाया गया तो फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अहम मुआशी मामला से मुताल्लिक काबीना कमेटियों की सरबराही उन्हें देने के बजाय खुद अपने और पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के पास रखी और तनकीद के बाद फिर वजीर खजाना को एक और कमेटी की सरबराही दे दी गई। 2 दिन पहले नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में शहजाद इकबाल से बात करते हुए कहा कि वजारत दाखिला और वजारत खजाना से मुताल्लिक जो फैसले किए गए वो हुकूमत कायम रहने के ज़ामिन हैं। मियां नवाज शरीफ साहब को से मशवरा ज़रूर हुआ होगा और उनको बताया गया होगा कि जनाब ये फ़ैसले जो हैं ये फ़ैसले हुकूमत के कायम रहने के ज़ामन हैं। तो उन्होंने कहा होगा बिल्कुल ठीक है, कर लें। और ये फ़ैसले दोनों फ़ैसले जिनके ऊपर आप एतराज़ कर रहे हैं, जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, ये बड़े अच्छे फ़ैसले। मतलब इसहाक डार को हटा कर वजीर खजाना औरंगजेब को लगाना अच्छा फैसला है, दुरुस्त फैसला है, बेहतर फैसला है, हुकूमत की कामयाबी के लिए बेहतर फैसला है। और वजीर दाखिला का लगाना भी हुकूमत की कामयाबी के लिए मौजू फैसला है। राना साहब इसलिए कह रहे हैं ताकि एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे रहें आपके, और ये जो इंडक्शन है उनकी मर्जी से हुई है, इसलिए आप कह रहे हैं कि वो ताल्लुकात हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान ठीक रहेंगे क्योंकि ये लोग शामिल है हुकूमत में। ये आप अपने अल्फाज आप मुझसे तो ना कहलवाएं, आपने कह दिए हैं, ठीक है। कोलिशन गवर्नमेंट को चलाने का मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत तजर्बा है। वो कंप्रोमाइज़ भी करते हैं, वो लोगों को साथ लेके भी चलते हैं, वो कर भी रहे हैं। तो मियां शहबाज शरीफ की जगह पे कोई और होता, मेरा ख्याल है कि ये कितने दिन गुजरे हैं अभी, इन दिनों में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कोई और होता तो शायद मामला जो है वो थोड़ा तल्ख हो जाता। इसके अलावा इस वक्त मौजूदा हुकूमत पीपल्स पार्टी भी मुकम्मल तौर पर इन्हिसार कर रही है, उसी के तहत मेजॉरिटी है। इससे पहले 13 मार्च को वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जफ़र महमूद को इरसा का चेयरमैन तैनात किया, लेकिन फिर पीपल्स पार्टी की अपोजिशन और तनकीद की वजह से अगले ही दिन यू टर्न लिया और अपने इस नोटिफिकेशन से दस्तबरदार हो गए। क्या मामला चल रहे हैं? साहब शहबाज राना हमारे साथ मौजूद हैं। शहबाज राना साहब, बहुत शुक्रिया मशहूर ज्वाइन करने के लिए। आपने 23 मार्च की खबर में था कि नून लीग के अंदर मुखालफत मौजूद थी इस बात की कि जो कमेटी की सरबराही है मुख्तलिफ कमेटियों की वो वज़ीर ख़जाना को दी जाए, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगजेब साहब में इससे पहले नून लीग चाहती थी कि इसहाक डार साहब बने। ये नून लीग चाहती थी या नवाज शरीफ साहब की खालिसतन ख्वाहिश थी या डार साहब दोबारा कैंपेन कर रहे हैं कि मुआशी मामलात में उनकी मुदाखलत रहे? एग्जैक्टली हो क्या रहा है कि पहले सरबराही ले ली, वज़ीर आज़म ने अपने पास रख ली, प्राइवेटाइजेशन की डार साहब को दे दी, वो अभी भी उनके पास है, मगर फिर इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी की वापस वज़ीर ख़जाना को दे दी? क्या हो रहा है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया शाहज़ेब साहब। देखिए ये किसी भी वज़ीर आज़म का इख्तियार होता है कि वो अपनी टीम में किसको वो मिनिस्टर लेते हैं। ये बात ठीक है कि बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी मर्ज़ी के या उनके ट्रस्टवर्दी लोग हैं वो की पोजीशंस के ऊपर आएँ। अब जब मोहम्मद औरंगजेब साहब को वज़ीर ख़जाना बनाने का फ़ैसला हुआ और जो मेरी आज तक की इन्फॉर्मेशन है, जो आज तक मुझे पता चला है, इसमें जो मेजर रोल था इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का था। मोर दैन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, इट वॉज द प्राइम
मिनिस्टर। और ये बात अभी हुकूमत बनने की या उससे पहले की नहीं है, ये सिलसिला इनका शुरू हो चुका था जब इसहाक डार साहब PDM 1 में फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। उसके बाद के जो मामला थे वो उस वक्त के वज़ीर आज़म और उस वक्त के वज़ीर ख़जाना जो कि शहबाज शरीफ और इसहाक डार साहब थे वो ठीक नहीं चल रहे थे। यही वजह थी कि जब पिछला जो आपका एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम था वो नाकामी पे ख़त्म हुआ और उस वक्त फाइनेंस मिनिस्ट्री की एक और पोजीशन होती थी, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की और पोजीशन थी। मैं उस वक्त मुसलसल ये रिपोर्ट कर रहा था कि IMF की जो शराइत है वो पूरी नहीं हुई, फाइनेंसिंग गैप पूरा नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने भी उस वक्त के जो वज़ीर आज़म, आज के भी वज़ीर आज़म, फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि नहीं हमने शराइत पूरी कर ली है। प्राइम मिनिस्टर को पूरी जो रियलिटी उनके ऊपर रिफ्लेक्ट हुई जब वो पेरिस में गए, वहाँ पे क्लाइमेट समिट में, और वहाँ पे उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर IMF से मुलाकात हुई। ये ताल्लुकात तब से ख़राब होना शुरू हो गए थे उस वक्त का। और जो आज का जो प्रोग्राम अभी स्टैंड बाय अरेंजमेंट है, ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और जो सेक्रेटरी फाइनेंस आज भी इमदादुल्लाह बोसाल, इनकी वजह से साइन हुआ था। और तभी ये फैसला हो गया था कि कुछ लोगों को पार्टी में साइड लाइन करना है। तो ये वो सिलसिला था थ्रू आउट। जब ये कैबिनेट भी बन रही थी शाहजेब साहब, तब भी मुझे किसी भी ज़रिए ने ये नहीं कहा कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि डार साहब को मत लगाए। जो भी बात आ रही थी शहबाज शरीफ कैंप की तरफ से वो यही आ रही थी कि डार साहब इस दफ़ा वज़ीर ख़जाना नहीं होंगे। ऑल्दो दूसरी साइड से जो दूसरा कैंप विद इन द PMLN था, उनकी पूरी ख्वाहिश थी और कोशिश थी कि डार साहब को ही वज़ीर ख़जाना लगाया जाए। तो फिर ये उसी कॉन्टेक्स्ट में हुआ है कि कुछ जो इसकी इकनॉमिक मैनेजमेंट में इसहाक डार साहब का रोल रखा गया। अब सवाल ये पैदा होता है जब आप मोहम्मद औरंगज़ेब साहब को ले आए हैं, उस बंदे ने अपना कैरियर छोड़ा, उसने अपनी तनख्वाह छोड़ी, उसने फॉरेन नेशनलिटी छोड़ी, तो फिर आप कैसे कर सकते हैं उसको कि उसके जो पर हैं वो काट दें आप आते ही? ऐसा मुल्क नहीं चल सकता, ऐसी फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं चल सकती थी। यही वजह थी कि जब ये खबर आई है तो मोर देन द प्रेशर, द काइंड ऑफ प्रेशर दैट केम, इट स्ट्रेंथन द पोजीशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर कि देखें जी अब तो इसका ये रिएक्शन आ गया, इसको वापस करना पड़ेगा। और ये फैसला फिर वापस हुआ। मगर शहबाज, ये मसला ये है कि अगर शहबाज शरीफ साहब की अपनी पर्सनल चॉइस हैं, औरंगज़ेब साहब, और ज़ाहिर बड़े काबिल आदमी है, करियर है उनका, मगर उसके बावजूद फिर कौन है? क्या ये नवाज शरीफ साहब का प्रेशर है कि जी ठीक है वज़ीर ख़जाना तो बना दिया है, मगर ये फलां जो कमेटी की सरबराही है प्राइवेटाइजेशन की वो आप डार साहब को दे दें, जो कोऑर्डिनेशन कमेटी इकनॉमी की वो अपने पास रख लें? फिर ये किसका फैसला था जिसको पर यू टर्न लेना पड़ा फौरी तौर पर? आपको याद होगा कि जब ये कैंडिडेट थे निगरान वज़ीर आज़म के भी, तो उस वक्त भी ये मिलिट्री सपोर्ट के बगैर वो सारी चेंजेस नहीं हो सकती थी। इवन कि उस वक्त जो इलेक्शन एक्ट में जो अमेंडमेंट आई थी और इनको एक निगरान वज़ीर आज़म बनाने के लिए जो बातचीत चल रही थी, जो काबीना या निगरान वज़ीर आज़म उस वक्त जो अनाउंस हुए थे, गालिबन हफ्ते का दिन था, एज पर माई इन्फॉर्मेशन जुमेरात तक इसहाक डार साहब के ऊपर ही वो सारा वो एक उनका था कि यही बनने जा रहे हो। तो चीज़ें बाद में रिवर्स हुई कुछ। उस वक्त मेरा ख्याल है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी फिर अपोजिशन हुई थी डार साहब के नाम के लिए, तो वो चीज़ें रिवर्स हो गई थी। तो अभी भी इसहाक डार साहब की अगर पार्टी के अंदर जो सबसे बड़ी सपोर्ट अब है वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ही हैं। जो शहबाज शरीफ कैंप है वो उस हद तक उनको इकोनॉमिक साइड के ऊपर इनको इफेक्टिव नहीं देखना चाह रहा। ये जो मेरा ये ज़ाती ख्याल है कि जो पार्टी के अंदर की जो पॉलिटिक्स का है उसका ज़्यादा रोल है, बजाय कि किसी और जो एक्सटर्नल फैक्टर उसका रोल हो और इसहाक डार साहब को साइड लाइन किया गया हो। शाहजेब साहब, जिस जो पाकिस्तान की इकॉनमी की सूरत हाल है, अगर एक यूनाइटेड फ्रंट ना प्रोवाइड किया गया फाइनेंस मिनिस्टर को, और ख़ास तौर पर ऐसे हालात में जब कि आप एक सख्त IMF प्रोग्राम साइन करने जा रहे हैं, नेगोशिएशन बड़ी हार्ड होने जा रही हैं, तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक मैनेजमेंट में मुश्किल आएगी। अगर इसहाक डार साहब का कोई रोल होना चाहिए इकोनॉमी के अंदर, तो वो इन कंसल्टेशन होना चाहिए विद स्टेक होल्डर्स। कोई भी ना तो किसी को अंडरमाइन करे और ना ही किसी के ऊपर फोर्स करे। अगर कैबिनेट कमेटी ने प्राइवेटाइजेशन दे दी गई है इसहाक डार साहब को, ऑल्दो ही इज अ फाइनेंस फॉरेन मिनिस्टर नाउ, तो वो फिर एक कंसल्टेटिव प्रोसेस के तहत होनी चाहिए और एक उसके लिए एक रजामंदी भी होनी चाहिए। अदरवाइज अगर फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से फाइनेंस मिनिस्टर को काटा गया या फाइनेंस मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर के रोल को अंडरमाइन करने की कोशिश की गई, तो उसका जो तमाम जो नुकसान होगा वो नुकसान पाकिस्तान की इकॉनमी का और पाकिस्तान के लोगों का होगा। अब जिसको जो पोजीशन मिल गई है उसको उस हद तक उसको सपोर्ट करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया शहबाज राना, तफसीलात बता रहे थे। एक तरफ हुकूमत के अंदर ये मामला चल रहे हैं, तो दूसरी तरफ पहले PTI ने 23 मार्च को इस्लामाबाद में जलसे का ऐलान किया, लेकिन इजाज़त ना मिलने पर अब पार्टी ने 30 मार्च को इस्लामाबाद में ही जलसे का ऐलान किया है। लेकिन अब तक
हुक्काम ने इस जलसे की भी इजाज़त नहीं दी है। इसके अलावा अगले हफ्ते यानी 2 अप्रैल को सेनेट की 48 नशिस्तों पर इंतखाबात होने जा रहे हैं और आज ही एपलेट ट्रिब्यूनल ने मुराद सईद और आजम सवाती को सेनेट इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी है, जबकि इससे पहले तहरीक इंसाफ की सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी गई थी। आम बात यह है कि इस वक्त पंजाब की सूबाई असम्बली में तहरीक इंसाफ के 102 अरकान हैं और तहरीक इंसाफ का दावा है कि इस हिसाब से उन्हें सेनेट की 2 जनरल नशिस्तें मिलनी चाहिए, मगर साथ ही वो इन खदशात का इजहार कर रही है कि पंजाब में उनके अरकान को तोड़ा जा रहा है, जिससे उनकी सेनेट की नशिस्तें मुतासिर हो सकती हैं। जबकि इससे पहले यह खबर रिपोर्ट हुई थी कि नून लीग के रहनुमा और पंजाब असम्बली के स्पीकर मलिक अहमद खान ने पीटीआई को पंजाब की सेनेट की 2 जनरल नशिस्तों की पेशकश की और पीटीआई के सीनियर नायब सदर शेर अब्दुल मरवत ने गुज़िश्ता रोज़ एक इंटरव्यू के दौरान यह कहा कि पंजाब असम्बली से उनके अरकान को तोड़ा जा रहा है। सेनेट की एक नशिस्त खो देने से बेहतर है कि नून लीग की पेशकश कबूल करके दोनों नशिस्तें ले लें। हमारे साथ मौजूद हैं नून लीग पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, पहले उनसे बल्ले का निशान लिया गया, फिर मखसूस नशिस्तें भी नहीं लेने दी गई, ये सारे के सारे मामला उनके साथ होते रहे। अब जो नशिस्तें रह गई हैं उसमें से 2 सेनेट की नशिस्तें बनती हैं, क्या दुरुस्त है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहा है, आप लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोगों ने ऑफर भी क्या की थी 2 जनरल नशिस्तें लेनी है सेनेट की तो ले लें? देखें शाहजेब, ये बल्ले का निशान उनसे ले लिया, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बन गए और उनके ख़िलाफ़ जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस होते रहे, उसकी उनको बड़ी हमदर्दी मिली। उसके बाद महंगाई का जो एक तसर और महंगाई का एक जबर जो था, ख़ास तौर पर यूटिलिटी बिलों का, उसकी वजह उसकी नाराज़गी जो है वो उनके काम आ गई। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे जबर जो थे ना, ये तो चलो उनके ऊपर हुए, लेकिन उनको यानी पीटीआई को जो है वो फ़ायदा पहुंचा। लेकिन अब जो ज़्यादती उनके साथ ये हो गई है ना पीटीआई के साथ, कि उन्होंने अजीब किस्म के नमूने जो हैं वो मुंतखब करके उन्होंने असम्बलियों में वो ले आए हैं और इस वक्त वो उनकी पार्टी के मामलात के जो है वो वारिस बने हुए हैं। तो ये मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल उनको तबाह करके और उनका जो है ना मलिया मेट करके रख देंगे। अब ये इस बंदे का आप सुने कि उसने आपके साथ 1 मिनट की, बल्कि आधे मिनट की गुफ्तगू में उसने 40 मेंबर तोड़ दिए हैं। यानी इस गुफ्तगू से उनकी जो पार्लिमानी पार्टी है पंजाब असम्बली में, उसका आप समझ लें कि उसका सियासी तौर पे उसने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। 30 टूट गए हैं, 5 और टूट गए हैं, 6 और टूट गए हैं, 40 टूट गए हैं। वो ना वहाँ पे किसी ने तोड़े हैं। 40 मेंबरों का टूटना जो है कोई इतना आसान है जितनी आसानी से इसने सारी पार्लिमानी पार्टी को जो है उसको ये दरबदर कर दिया है इसने। मगर फिर पता चल जाएगा, फिर इनके 2 जनरल नशिस्तों पर 2 सेनेटर मुंतखब हो जाएंगे आसानी से। मेरा ख्याल है कि इस बयान से, क्योंकि ये जो कुछ भी है लेकिन उनकी जो हायरार्की है उसमें ये काफ़ी सीनियर है, इस बयान से मेरा ख्याल है फिर कुछ ना कुछ जो है वो हो जाएगा। जहाँ तक जनरल 2 नशिस्तों की अपना है ऑफ़र की बात, तो बिल्कुल राइटली वो ऑफ़र मेरा ख्याल है अब भी हमारी तरफ से होगी, क्योंकि 2 सीटें इनकी बनती हैं, 51 मेंबर्स के ऊपर 1 सीट बनती है। तो आराम से ये 5 हमारी बनती हैं, 2 इनकी बनती हैं, 7 सीटें हैं जनरल की। तो उसके ऊपर जो है वो इलेक्शन की एक्सरसाइज करने का फ़ायदा ही कोई नहीं है। इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। तो अगर इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं समझता हूँ कि ये हमाकत की है इन्होंने। तो यानी आप कह रहे हैं ऑफर की हमाकतें ये करते रहेंगे। ऑफर अभी भी टेबल पर है। आप कह रहे हैं कि फिर शायद 2 ना मिल पाएंगे अगर इलेक्शन हुआ तो हो सकता है कि, और इस बयान को भी आप कह रहे हैं कि जिम्मेदार होगा इस बात का, मगर अदरवाइज ऑफर है कि आप 2 सीटें ले लें, आपकी 2 बनती है। नहीं, अगर यानी बीच में को 8-10 बंदे टूट भी जाए ना तो फिर भी 2 बनती हैं। उसकी वजह ये है कि 1 सीट के लिए 51 मेंबर्स की ज़रूरत है। पंजाब असम्बली में क्योंकि यहाँ पे तादाद मेंबर्स की बहुत ज़्यादा है फॉर 1 सीट ऑफ सेनेट, इसलिए यहाँ पे ये काम नहीं हो सकता जो बलूचिस्तान में होता है या किसी हद तक KPK में हो जाता है। तो यहाँ पे जितनी इनकी बनती हैं 2 बनती हैं, 2 इनको मिल जाएंगी। लेकिन अगर ये खामखा की एक्सरसाइज करके को एक्सपोज करना चाहते हैं जिस किस्म की बात इसने की है, क्योंकि इनकी तो आपस में लड़ाई इस वक्त ये शुरू हुई ना कि इनमें जो है वो बड़ा लीडर कौन है और ऐसी बात कौन करता है कि जो बात पूरा दिन मीडिया पे चले। तो वो उस चक्कर में उसने 40 बंदे जो है वो तोड़ दिए हैं 100 में से। तो बाकी आप देख लेंगे क्या रह गया बाकी।
साहब, और आपकी हुकूमत की तरफ आते हुए अगर आप सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, आपने एक बात की शहजाद इकबाल साहब से बात करते हुए कि वजारत दाखिला और वजारत खजाना से मुतालिक जो फैसले किए गए वो हुकूमत कायम रहने के जामिन है। अब ज़ाहिर से तासुर ये उभर रहा है जैसे इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे हैं ये दोनों वजारतें, वजारत दाखिला भी और वजारत खजाना भी। हालांकि वजारत दाखिला पे तो ज़ाहिर मेरा ख्याल ज़्यादा डिबेट नहीं है कि मोहसिन नकवी साहब को किसके कहने पर आप लोगों ने वज़ीर दाखिला बनाया, मगर औरंगज़ेब साहब के बारे में तो तासुर है कि वो आपकी लीडरशिप से बहुत करीब रहे हैं, काबिल आदमी हैं, शहबाज शरीफ साहब को पसंद है। ये रिपोर्ट भी होता रहा, शहबाज राना साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, वो भी ये कह रहे थे। आप ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे वो भी, उनको भी इसलिए दिया गया इसहाक डार साहब की जगह ताकि जमानत है कि वो किसी के कहने पर आए हैं। नहीं, देखें बात ये है कि अब आपने जो बात की उससे तो ये तसर जाता है कि शायद इसहाक डार साहब जो है वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को पसंद नहीं है या उनके साथ उनका जो है वो इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता नहीं है, जबकि मेरे इज़्ज़त एहतराम का रिश्ता होगा, मगर मेरे अलावा भी ये तासुर है। नहीं, उनकी काबिलियत नहीं, उनकी काबिलियत में भी कोई शक शुबा नहीं है, बहुत ऑनेस्ट और बड़े मेहनती इंसान है और हमारी पार्टी का वो बड़ा असासा है। मामला ये है कि देखें, अगर मैं ये बात कहूँ कि जरदारी साहब को जो प्रेसिडेंट हाउस में बैठाया गया है या किसी को जो है वो सेनेट में किसी जगह पे बैठाया जाएगा या किसी को गवर्नरशिप पे बैठाया जाएगा, तो अगर मैं ये कहूँ कि वो ज़रूरी हैं इस मकसद के लिए कि कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो अच्छे तरीके से जो है वो मूव करे और सारे मामलात अफ़हाम तफ़हीम से आगे बढ़े, तो आप उसको ज़ामन कह लें या फैसिलिटेशन कह लें। तो मामला ये है कि ये जो कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में ये सारे प्रेशर्स जो है ये चलते हैं। तो क्या इसमें सभी को जो है वो तो शामिल पीपल्स और पार्टी सभी को हिस्सा दिया जाता है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हम दे रहे हैं तो को पीपल्स पार्टी नहीं, को पीपल्स पार्टी का हमने उधार तो नहीं देना ना। जैसे मगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि वो कोलिशन गवर्नमेंट से के साथ तावन करें और कोलिशन गवर्नमेंट जो है वो कामयाब हो, आगे चले। इलेक्शन से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि वजीर खजाना कोई भी हो सकता है सिवाय डार साहब के। उस वक्त ये नहीं पता था कि आप लोग कोलिशन में हुकूमत बनाएंगे, बनाई है, तो क्या ये पीपल्स पार्टी के डिमांड पर हुआ? फिर बहरहाल किसी की डिमांड पे नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि वज़ीर आज़म ने उनकी ये डिस्क्रिशन थी और उन्होंने मुख्तलिफ जो है वो मामलात को देखते हुए ये मुनासिब समझा कि यहाँ पे ये आदमी जो है ये अपना जो है वो ठीक रहेगा। और फिर आप देख लेना कि IMF का वफद आया है, तो पहले वफद जब आया था तो कभी जनाब वो एक शर्त है, फिर दूसरी है, फिर आज बताएंगे, फिर 3 दिन बाद बताएंगे, फिर 5 दिन बाद बताएंगे। तो बड़े आराम से जो है वो उन्होंने 2 दिन मुज़ाकरात किए हैं, तीसरे दिन वादा करके चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं अब इनके आप एनालिसिस में जाएं, ये जो आपने पहले वाली मिसाल दी जाएं तो वो मुनासिब नहीं है। नहीं, ये जो आपने पहले वाली मिसाल दी है कि आया था और मामलात नहीं तय पा रहे थे और इस दफ़ा बहुत जल्दी तय पा गए, वो पिछली मिसाल है वो डार साहब ही की है, यानी इसहाक डार साहब से मामलात नहीं तय पा रहे थे, औरंगज़ेब साहब ने कर दिया। आप खुद भी यही कह रहे हैं। मामला ये है कि मैं समझता हूँ कि डार साहब जो हैं वो पाकिस्तान के या अपना IMF के साथ जो मामलात का तय होना था उसमें उनका एक अपना एक व्यू था जो कि जिसके ऊपर वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल मैं इस मामले में उनके साथ हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका व्यू जो है वो दुरुस्त था। तो अब ठीक है, मामला तो आगे बढ़े हैं, लेकिन आगे जो देखेंगे कि ये मामला जो है वो किस तरह से फिर हमें पॉलिटिकली या लोगों को किस तरह से जो है वो इन मामलात को फेस करना पड़ता है। वैसे मगर उसमें मसला ये है कि जो आप कह रहे हैं कि उनका एक व्यू था, उस वक्त यही तासुर हो जो आप कह रहे हैं कि तासुर जा रहा है इस बात से कि जैसे शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे, यही तासुर है कि शहबाज शरीफ साहब नहीं चाहते थे उसी एपिसोड की वजह से जिसमें उन्हें खुद इंटरवीन करना पड़ा, खुद MD IMF से मिलना पड़ा, खुद IMF के वफ्द को बुलाना पड़ा, खुद उसके बाद डील हुई एक स्टैंड बाय अरेंजमेंट की कि वो नहीं चाहते थे कि डार साहब हो। नवाज शरीफ साहब चाहते हैं किसी भी तरीके से कि उनकी इन्वॉल्वमेंट हो डार साहब की इकॉनमी के मामलात में। नहीं, ऐसा हो नहीं सकता कि मियाँ नवाज शरीफ साहब कोई चीज़ चाहते हों और वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब ना चाहें। मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ का फैक्टर इसमें नहीं है, इसमें कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर मैं बात नहीं करनी चाहता। मतलब
अब देखें, जब आप ये बात करते हैं, क्योंकि आप कहते तो ये हैं कि हम मुल्क के लिए अपनी सियासत को दाव पर लगाकर ये हमने ये हुकूमत ली है, मगर जब दो अहम वजारतें दे देते हैं और ये तासुर भी देते हैं कि जी हमारी अपनी मर्जी नहीं है, तो फिर ऐसा लगता है आप डेस्परेट ही हैं मुल्क के लिए। क्या जो दो अहम वजारतें तो आपने दे दी हैं, तो फिर आप डेस्परेट हैं हुकूमत करने के लिए? नहीं, हम डेस्परेट नहीं हैं हुकूमत करने के लिए, हम इस हुकूमत को कामयाब बनाने के लिए डेस्परेट हैं। क्योंकि अगर ये हुकूमत कामयाब नहीं होती तो फिर देखें, असल तो बात ये है कि फ़ैसला तो ये होना चाहिए था, और अगर ऐसा होता तो बहुत बेहतर होता और पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में होता। मैं ठीक है, अवामी फ़ैसला है और अवामी फ़ैसला के ऊपर जो है वो उसे गलत नहीं कहा जा सकता, लेकिन उससे इख्तलाफ जो है वो किया जा सकता है। आवाम का फ़ैसला ये होना चाहिए था कि PMLN को जो है वो सिंपल मेजॉरिटी जो है वो मिलती, ये स्प्लिट मैंडेट जो है वो ना होता, और मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है वो PMLN के वज़ीर-ए-आज़म होते, तो अगले 2 साल में पाकिस्तान जिस दलदल में गिरा हुआ है, अल्लाह के फजल से जो है वो पाकिस्तान इससे निकल आता। मगर अब जब स्प्लिट मैंडेट आया है तो अब इसके अलावा और कोई चारा ही नहीं है हमारे पास, और कोई तरीक़ाकार ही नहीं है, कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर ये तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये कहा जाता है कि पार्टी में लास्ट होप है। मगर पार्टी में कहा जाता है कि स्ट्रांग राय है कि ना लेते बेहतर था, आप हों या फिर साद रफीक साहब हों, उन्हें मिनिस्ट्री भी ऑफर की गई, आप लोगों ने भी लेने से इनकार किया कि नहीं जी हम तो, आप लोग तो खुद नहीं हुकूमत का हिस्सा बनना चाह रहे हैं किसी भी तरीके से। नहीं, देखें, ये बात दुरुस्त है कि पार्टी में जब इसके ऊपर मशावरत हुई तो इसमें एक बहुत मजबूत राय थी कि हमें वफाक में जो है वो हुकूमत नहीं लेनी चाहिए। पंजाब में हमारी अक्सरियत जो उस वक्त तक आलमोस्ट हम जो है वो नंबर तक पहुंच चुके थे, तो पंजाब में जो है वो हमें हुकूमत जो है वो बनानी चाहिए। तो लेकिन अब फिर ये है कि फिर और बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है, लेकिन बहरहाल अल्टीमेटली जो है वो फ़ैसला ये हुआ कि मरकज़ में भी हुकूमत जो है वो बनाई जाए। तो अब जब बनाई जाए तो अब पार्टी के फ़ैसले के साथ हैं। मैं ख़ुद ज़ाती तौर पे अपनी राय की हद तक जो है वो इस बात से मुतफिक नहीं था, लेकिन जब पार्टी ने फ़ैसला कर लिया तो मैं अब पार्टी के फ़ैसले के साथ खड़ा हूँ। मगर कोलिशन की सूरत में ज़ाहिर इस वक्त मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं, अगर कामयाब होंगे क्रेडिट आपको मिलेगा, नहीं होंगे ब्लेम आपके ऊपर आएगा। आपको लगता है कि 5 साल एज ए कोलिशन आप निकाल पाएंगे, या पीपल्स पार्टी जरदारी साहब 2-2.5-3 साल बाद कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे होंगे कि जिसकी वजह से शायद असेंबली तो चल रही हो, हुकूमत आपकी सरबराही के तहत ना चल रही हो, आपके वज़ीर आज़म के तहत? देखें, ये अब किसी के रवैये के मतलब जो है वो पेशीन गोई तो प्रिडिक्शन तो नहीं की जा सकती, लेकिन पीपल्स पार्टी का मेरा ख़्याल है कि रवैया इसी तरह से रहेगा जिस तरह का अभी अब शुरुआत में आप देख लें कि इरसा के चेयरमैन के ऊपर उन्होंने क्या रवैया अपनाया, और इसी तरह से बाकी मामलात भी जो हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर मेरा ख़्याल है कि यानी हर बात पे तनकीद भी होगी, हर बात के ऊपर अपना मौक़िफ़ भी होगा, हर बात पे अच्छा बनने की कोशिश होगी, और कोशिश ये होगी कि हर बात की ज़िम्मेदारी जो है वो अगर कोई डेबिट है तो वो हमें जाए, और कोई क्रेडिट है तो वो दूसरे कोलिशन पार्टनर्स को जाए। तो मेरा ख़्याल है कि ये हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं, ये इस किस्म का रवैया रखने का जो है वो इम्प्रेशन उनसे आ रहा है। तो अब हम तो इसमें जो है वो कोशिश करेंगे कि ये मामलात जो हैं ये बेहतर अंदाज से आगे बढ़ें। बाकी आगे फिर जो है वो कोई कबल अज़ वक्त जो है वो कोई बात हतमी तौर पे नहीं की जा सकती। मगर जब आपने ये कहा था कि शुरू में ही हुकूमत बनने के बाद ही कुछ एक आध मामला ऐसा हो गया था कि शहबाज शरीफ साहब के अलावा कोई वज़ीर आज़म होता तो मुश्किल हो जाता, मगर उन्होंने सूरत हाल संभाल ली। वो इरसा के चेयरमैन वाली बात थी कि पीपल्स पार्टी ने शोर मचाया और फ़ौरन पीछे हट गए, यू टर्न ले लिया शहबाज शरीफ साहब ने। इसी पर आप कह रहे थे कोई और होता तो मुश्किल हो जाता? नहीं, मेरा ख्याल है कि यू टर्न का लफ्ज़ तो ज़्यादा सख्त हो जाता है। मेरा ख्याल है कि उन्होंने अकामोडेट किया, लेकिन ये बात दुरुस्त है। अगर मियाँ शहबाज शरीफ साहब की जगह पे अगर मियाँ नवाज शरीफ साहब भी होते तो शायद वो ये कहते कि भाई अब एक फ़ैसला हो गया है, तो अब आप आगे चल के देखेंगे, आप इसको फौरी तौर पे
जो है वो आज सुबह नोटिफिकेशन हुआ है, तो इसको दोपहर को जो है वो वापस लेना मुनासिब नहीं है। लेकिन बहरहाल मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़ा दिल करते रहे हैं। 16 माह में भी मैं एक से ज़्यादा चीज़ों की, बल्कि 20 चीज़ों की जो है वो मिसालें दे सकता हूँ कि उन्होंने किस तरह से जो है वो 13 पार्टियों का कोलिशन जो है वो उसको चलाया। तो अब भी जो है वो मामला जो है वो इस तरह के तो उनको दरपेश होंगे, लेकिन फिर कोई ना कोई चीज़ फिर ऐसी भी होती है कि जहाँ पे किसी को खड़ा होना पड़ता है। और ऐसा हुआ तो फिर क्या होगा? मतलब शहबाज शरीफ साहब भी आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पर खड़े होंगे जिस पीपल्स पार्टी इतना टफ टाइम देगी? हाँ नहीं, फिर देखें ना, आखिर उनको भी जो है वो सारे मामला, सियासत तो उन्होंने भी करनी है और जमात के साथ ही करनी है। जमात में कोई इस ऐसी बात को कि आप सुबह एक फ़ैसला करें और दोपहर को जो है वो आपको, या तो ये था ना कि इस मामले पे एहतजाज किए बग़ैर रिक्वेस्ट की जाती और वो रिक्वेस्ट जो है वो कंसिडर होके वो फ़ैसला वापस हो जाता। आप तो जो है वो फौरी तौर पे एहतजाज करें, मीडिया पे आ जाएं और जो है वो जिस तरह से कहते हैं कि हला मचा दें आपके, जी ये क्या कर दिया, वापस करें जी, और उसके बाद फिर वापस हो, तो ये फिर पॉलिटिकली जो है ना वो फिर पार्टीज़ में इन चीज़ों को जो है वो इसके ऊपर फिर तनकीद आती है। बहुत शुक्रिया साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। और एक बड़ा स्कैंडल सामने आया है, उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे इसके बाद। नई हुकूमत आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं और आज एक नया तनाज़ा सामने आ गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले वफाकी वज़ीर बराए मुआशी उमूर अहद चीमा और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान से मुताल्लिक सियासी असर रसूख के इस्तेमाल का एक मामला सामने आया है, जिसकी वजह से मुल्क के नामवर कॉलेज के गैर मुल्की प्रिंसिपल इस्तीफा देने पर मजबूर हो गए हैं। वफाकी वज़ीर अहद चीमा की अहलिया ने पहले एचएसएन के प्रिंसिपल को खत लिखकर कहा कि उनके दोनों बच्चों का दाखिला कुछ अर्से तक रिजर्व रखा जाए और इस दौरान उनके बच्चों की फीस मुआफ कर दी जाए, क्योंकि वो इस्लामाबाद में ट्रांसफर हो गई हैं। मगर जब एचएसएन के प्रिंसिपल ने दरख्वास्त मंजूर नहीं की तो उन्होंने एचएसएन कॉलेज के बोर्ड के सरबराह और गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान को खतूत लिखे, जिसके बाद प्रिंसिपल के फैसले को मनसूख करते हुए बच्चों की फीस मुआफी का फैसला दिया गया, जिस पर एचएसएन के प्रिंसिपल ने इस्तीफा दे दिया। बहुत सारे तनकीद की जवाब में गवर्नर पंजाब ने प्रिंसिपल साहब को चार्जशीट कर दिया। और अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि वज़ीर इत्तेफाक तारड़ ने राब्ता किया है प्रिंसिपल से कि आप अपना इस्तीफा वापस लें। ये मामला शुरू हुआ है अहद चीमा साहब के बच्चों के हवाले से। अहद चीमा साहब भी हमारे साथ मौजूद है, वफाकी वज़ीर इक़्तिसादी उमूर। बहुत शुक्रिया अहद चीमा साहब हमसे गुफ्तगू करने के लिए। आपके दो बच्चों का मामला, प्रिंसिपल साहब ने इस्तीफा दिया, इस बात पर इस्तीफा दिया कि आपके बच्चों के लिए गवर्नर पंजाब ने, जिसका ताल्लुक नून लीग से है, उन्होंने पॉलिसी बदली आपके बच्चों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए और नहीं सुनी प्रिंसिपल की, और उसके बाद एक चार्जशीट भी जारी कर दी प्रिंसिपल के खिलाफ। एक बड़ा स्कैंडल बना है। जी आप शाहजेब साहब, थैंक यू वेरी मच, मेरा वर्जन लेने के लिए बहुत शुक्रिया। आप जरा ये देखिए कि अगर इस कंट्रोवर्सी में से मुझे निकाल दें तो गवर्नर साहब के ऑर्डर में गलत क्या है। गवर्नर साहब ने जो ऑर्डर किया वो कानून के मुताबिक नहीं है या इंसाफ के मुताबिक नहीं है या उसमें इक्विटी और फेयर पे नहीं है। सब लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए एक जनरल पॉलिसी उन्होंने बनाई है, तो उसमें कोई हर्ज वाली बात है नहीं। मगर आतिमा साहब, अगर इसमें से आपको निकाल दें मामले से, तो फिर गवर्नर साहब ये करते ही क्यों कि दो बच्चों के लिए पूरे के पूरे कॉलेज की पॉलिसी बदलते हैं, जिस पर प्रिंसिपल जो है वो अग्री नहीं कर रहा है। ये आपको निकाल के तो ये मामला ही नहीं आएगा ना, आपकी वजह से तो क्या है उन्होंने। ये तो प्रिजम्पशन है ना, ये तो प्रिजम्पशन है। देखिए इसके मेरिट्स पे आ जाते हैं ना, हमें उस चीज को उसके मेरिट्स पे डिस्कस करना चाहिए। मैं ये डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा था कि ये थॉट जरूर पैदा हो जाए आपके और व्यूअर्स के ज़हन में कि मुझे निकाल के इस चीज को इसके मेरिट्स पे देखा जाए। मगर आपकी दरख्वास्त पर हुआ है ना, ये तो आपको निकाला कैसे जा सकता है? मैं कह रहा हूँ क्योंकि प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि पिछले 8 साल में तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो आपको निकाल दें तो फिर आगे भी नहीं होता, आपकी वजह से हुआ। नहीं, ये तो प्रिजम्पशन है ना। मेरा इंटरेस्ट इसमें अगर कोई है तो वो तो बताना पड़ेगा ना, मैंने यहाँ पे इंटरेस्ट किया है। आप इसके जरा मेरिट्स को देख लीजिए ना, उस पर जरा बात कर लेते हैं। देखिए मेरी मिसेज गवर्नमेंट सर्वेंट है, उन्होंने 2022 में एप्लीकेशन दी प्रिंसिपल साहब को कि जी मेरी ट्रांसफर हो गई है, इसकी वजह से मुझे बच्चे शिफ्ट करने हैं और मुझे आप लीव दें। प्रिंसिपल साहब ने कहा लीव हम देंगे लेकिन आपको फुल फी देना होगी। ठीक है जी, मेरी मिसेज ने उस पर उनको कहा कि जी फुल फी दोनों जगह पर देना तो मुश्किल काम है और ये पॉलिसी जो है आप अपनी रिव्यू करें। प्रिंसिपल ने एग्री नहीं किया, जो उनकी मर्जी है। मेरी मिसेज ने गवर्नर साहब को एप्लीकेशन दी, गवर्नर साहब ने इसको कोई फैसला नहीं किया, इसको बोर्ड को रेफर कर दिया। अब देखिए ये बोर्ड है जो 2019 में या उस जमाने का बना हुआ है, उसमें नून लीग का कोई ताल्लुक नहीं है जिससे इसको लिंक किया जा रहा है। उस बोर्ड ने अपनी मीटिंग में 2023 के जनवरी या फरवरी की बात है, उसके मिनट्स मेरे पास मौजूद हैं, इसको ओवरवेलमिंगली सपोर्ट किया।
ओके जी, सब लोगों ने कहा कि जी बिल्कुल फेयर बात है, अगर कुछ बच्चे जाते हैं फॉर कंपल्शन तो उनकी जगह और दाखिले भी हो सकते हैं और कॉलेज को इतना बड़ा मसला नहीं है। कोई 3000 की स्टूडेंट बॉडी है, साल के 10-15 एप्लीकेशन आती हैं, तो ये वी कैन एंटरटेन दैट। और ये जनरल पॉलिसी के तौर पे उन्होंने इसको अप्रूव किया और मैनेजमेंट को कहा कि आप इसकी मोडेलिटीज बना के लाएं। उसके बाद अगले साल 1.25 साल तक ये मोडेलिटीज ना बनाई उन्होंने, और वे इफेक्टिवली रिफ्यूज किया बोर्ड की उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने पे। अब उस बोर्ड के साथ मेरा कोई इंटरेस्ट अगर कोई आपके नॉलेज में है तो वो मुझे बता दें। मैं आपको ये बता सकता हूं कि 4 दिसंबर 2023 को प्रिंसिपल साहब ने गवर्नर साहब को खत लिखा और उन्होंने बाकायदा तौर पर यह कहा कि प्रिंसिपल ने कोई इलीगल काम नहीं किया है। बोर्ड ऑफ गवर्नर ने करंट पॉलिसी को बिल्कुल भी अमेंड नहीं किया है। ए मेजॉरिटी ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी जो है उन्होंने करंट पॉलिसी को रिटेन किया है। उन्होंने साथ में ये बताया कि मैंने 19 मई 2023, 31 मई 2023, 15 सितंबर 2023 को बाकायदा तौर पर खत लिखा कि इस पॉलिसी के हवाले से एक मीटिंग बुलाई जाए, मगर मीटिंग नहीं बुलाई गई बल्कि डिक्लाइन कर दिया गया। तो गवर्नर साहब के हवाले से वो तो बता रहे हैं कि उन्होंने कितना कुछ कहा, मगर बोर्ड को मिसरिप्रेजेंट या मिसइंटरप्रेट कर रहे थे गवर्नर साहब उस वक्त। ये बताइए कि बोर्ड सुपर बॉडी है या मैनेजमेंट कमेटी या प्रिंसिपल? कॉर्पोरेट गवर्नेंस में क्या मैनेजमेंट बोर्ड को जवाबदेह होती है या बोर्ड मैनेजमेंट को जवाबदेह होता है? मगर बोर्ड के हवाले से जो बात गवर्नर साहब की तरफ से कही जा रही थी, वो बता रहे हैं कि बोर्ड ऑफ गवर्नर ने करंट पॉलिसी को अमेंड नहीं किया। वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर नहीं है बोर्ड, वो कह रहे हैं बोर्ड ने नहीं किया। साहब, ये तो रिकॉर्ड की बात है ना कि बोर्ड ने इसको सपोर्ट किया और कहा क्या मोडेलिटीज बना के लाएं, यानी कि इसकी डिटेल्स वर्कआउट करके लाएं। अच्छा, हमारा वर्जन सिर्फ ये था कि आप बोर्ड जो फैसला करेगा हम उस पर अमल करेंगे और आप भी करें। अगर बोर्ड हमारे खिलाफ फैसला कर दे तो ठीक है, हम उस पर सेटिस्फाइड हैं, लेकिन बोर्ड को फैसला करने दें। प्रिंसिपल साहब ने बोर्ड के उस फैसले के बावजूद हमारे बच्चों को टर्मिनेट कर दिया। हमने दोबारा इसकी एप्लीकेशन दी, प्रिंसिपल साहब ने गवर्नर साहब को रिफ्यूज कर दिया टू प्रोवाइड एनी रिकॉर्ड। क्या ये आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिस लॉ की वो क्रिएशन है उसी लॉ में मांगे गए एक सेक्शन के तहत मांगे गए रिकॉर्ड को वो रिफ्यूज कर दें कि मैं तो गवर्नर उससे कम्युनिकेट भी नहीं करना चाहता और मेरा तो वो लॉयर देखेगा इस मामले को। मुझे तो आज तक ये बात सुनने में नहीं मिली, ना बोर्ड मेंबर्स को कभी ये देखिए। अब उनका ये आप कह रहे हैं 4 दिसंबर 2023 के लेटर में बाकायदा तौर पर खुद प्रिंसिपल ये कह रहे हैं कि उन्होंने गवर्नर साहब को ये मैटर बोर्ड के सामने रखने के लिए, बोर्ड की कंसिडरेशन रखने के लिए नॉर्मल बिजनेस में 19 मई, 31 मई, 15 सितंबर 2023 को खत लिखा, मगर गवर्नर साहब ने डिक्लाइन कर दिया। कॉलेज पॉलिसी के तहत 8 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरीके से एडजस्ट किया गया जो आपके बच्चों के लिए किया जा रहा था। नहीं, हमारे बच्चों के लिए कोई स्पेशल डिस्पेंसेशन नहीं क्रिएट की गई, बल्कि एक पॉलिसी डिसीजन लिया गया है और ये बहुत सारे और स्कूल्स में ये पॉलिसी मौजूद है कि अगर बच्चे जाते हैं तो उनको लीव दी जाती है। देखें, एचसन कॉलेज में कोटा पे एडमिशन मैंने भी कुछ कराची में भी ऐसे स्कूल हैं, उनसे पता किया तो उन्होंने कहा कि मगर बच्चों के वालिदैन को फी पे करनी पड़ती है अगर वो सीट को रिजर्व करते हैं। डिग्रीज हैं, कोई 10% भी लेते हैं, 50% भी लेते हैं, 20% भी लेते हैं, वो अपनी अपनी पॉलिसी है। तो आपके लिए वेव ऑफ किया गया, आप ना होते तो किया जाता? जी बिल्कुल, जरूर, क्यों नहीं। देखिए, गवर्नर प्रिंसिपल साहब ने मुझे 2 दफा अप्रोच किया जाती हैसियत में कि आप अपने बच्चों की हद तक ये मसला हल करवा लें, आप इसको पॉलिसी लेवल पे एजिटेट मत करें। और उसको मैंने दोनों दफा डिक्लाइन किया कि हमें अपने से गर्ज नहीं है, हम एक असूल की बात कर रहे हैं कि बोर्ड इसके ऊपर पॉलिसी लेवल पे फैसला करे। देखिए मतलब ये आपके पास एविडेंस है इस बात की कि उन्होंने, प्रिंसिपल साहब ने आपको डायरेक्टली अप्रोच किया और कहा कि आप जाती तौर पर अपना मसला हल करा लें, पॉलिसी पे ना करें? 2 दफा मुझे उन्होंने इनडायरेक्टली अप्रोच किया। मैं मेंबर्स के नाम भी ले सकता हूँ जिनके थ्रू अप्रोच किया, ठीक है जी। अगर वो चाहेंगे इसको सबके मैं सामने लेकर आऊँ तो मैं लेकर आने को तैयार हूँ कि उन्होंने मुझे किसके जरिए ये ऑफर किया और एक से ज्यादा दफा की। मैंने उस पर यह कहा कि जी मैं ये इसको इन प्रिंसिपल जो फैसला होगा हम भी उसको मानेंगे, आप भी मान लें। अगर हमारे खिलाफ होता है वी हैव नो ग्रीवेंस विद दैट, लेकिन आप जो करें सबके लिए करें, हमें इंडिविजुअल रिलीफ नहीं चाहिए। वैसे मगर अगर आप कहते हैं कि अगर आपको बीच में हटा दिया जाए, जैसे अब प्रिंसिपल साहब फैसला करते हैं, उसके बाद गवर्नर पंजाब एक चार्जशीट जारी कर देते हैं प्रिंसिपल के खिलाफ के 40 लाख रुपए तनख्वाह लेते हैं, फॉरेनर बाकायदा तौर पर फॉरेन कंट्री से आया हुआ 40 लाख रुपए क्या तनख्वाह है कितने बड़े कॉलेज को संभालने के लिए, जिसमें आपके बच्चे भी पढ़ते हैं। एक ऐसी चार्जशीट उनके खिलाफ जारी कर दी गई है। हालांकि जो सैयद बाबर अली साहब हैं, जिनका बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान की एजुकेशन में, पाकिस्तान के एजुकेशन के हवाले से बहुत एक मोतबर नाम है, वो कह रहे हैं कि उन्होंने 1934 से वो मुंसलिक हैं इन तमाम चीज़ों से, इस कॉलेज के साथ उन्होंने नहीं देखा कि इतना अच्छा प्रिंसिपल और इतना अच्छा किसी ने काम किया, वो भी इनकी तारीफ कर रहे हैं। अगर आप ना होते तो इतनी बड़ी चार्जशीट गवर्नर साहब जारी करते और इतना पर्सनल लेते इस मामले को? देखिए, मुझे प्रिंसिपल साहब के ऊपर ना कोई एतराज है, ना मैं उनको जज कर सकता हूँ, ना मैं इस पोजीशन में हूँ। मुझे सिर्फ अपने काम के मेरिट्स पे बात करनी है, ठीक है। जो मीटिंग बोर्ड की हुई जिसमें इस पॉलिसी को सपोर्ट किया गया, बाबर अली साहब भी मिनट्स के अंदर मौजूद है कि वो भी इसको सपोर्ट कर रहे हैं पॉलिसी को।
उसकी अदरवाइज परफॉर्मेंस मेरा बिल्कुल सब्जेक्ट नहीं है इस वक्त। गवर्नर साहब के और बोर्ड के उनके साथ और कितने इश्यूज चल रहे हैं ये भी मेरा बिल्कुल मैंडेट नहीं है, ना मैं इस पर कमेंट करूंगा, ना मुझे इसके फैक्ट्स का पता है। नहीं, मगर आपने एक और इंटरव्यू में कह चुके हैं आपके इनके बड़े इश्यूज चल रहे थे, तो आप मुतमईन नहीं है? आपके बच्चे वहां पढ़ते हैं तो आपको पता होगा वो कैसा चला रहे थे इसको। उतरता नहीं है। गवर्नर साहब ने जो प्रेस रिलीज दी है या जो उनके बोर्ड में और इश्यूज चल रहे हैं वो पहले 2 दफा रिजाइन कर चुके हैं, वो उनका और उनके बोर्ड का मामला है। मगर मैं आपको, और जो बाबर अली साहब कह रहे हैं कि इस पूरी हिस्ट्री में उन्होंने इतना अच्छा प्रिंसिपल नहीं देखा जितने अच्छा काम किया हो। आपके बच्चे वहां पढ़ रहे हैं, आप बच्चों को रिटेन रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, चाहते हैं वापस उस स्कूल में जाकर प्रिंसिपल अच्छा ना काम कर रहा था तो आप क्यों चाहते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, ये फैसला गवर्नर साहब कर रहे हैं मार्च 2024 में। अब हम यहाँ पर दोबारा इन द 3rd ईयर गवर्नमेंट में आ चुके हैं और ये मुझे नहीं पता कब तक है, लेकिन ये 5 साल की टर्म यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। हमें एपरेंटली इस वक्त इमीडिएटली शॉर्ट टर्म में वापस जाने का कोई हमारा प्लान नहीं है। हमारा इस वक्त के फौरी फैसले से कोई ताल्लुक नहीं है, सवाए इसके कि ये 2 साल से एक चीज चल रही है। और जो मैंने आपको बार बार बताया कि हमें इंडिविजुअल रिलीफ ऑफर किया गया है, जो लोग मुझे ये कह रहे हैं कि मैंने करवाया है, एक्चुअली द रिवर्स। हमने इंडिविजुअल रिलीफ रिफ्यूज किया और कहा है कि आप जो फैसला करना है सबके लिए करें। सब, और क्या पहले मेरिट को देखें। और पहले आप कह रहे हैं कि बच्चे छोड़, क्या आपके इल्म में है कि पहले भी लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हुआ हो कि वो जा रहे हैं और वो चाहते हो कि रिजर्व किया जाए, इसलिए आपने सबके लिए कराया था, पॉलिसी कराया? जी, ऐसे लोगों को देखा है जिनको अपने स्कॉलरशिप्स फोरगो करने पड़े हैं कि अगर बच्चों को बाहर ले जाएंगे तो एक्शन का एडमिशन खत्म हो जाएगा। देखिए, एक्शन में एडमिशन हर क्लास में होता नहीं है, ना ये किसी कोटा पे एडमिशन मिलता है कि ये गवर्नमेंट सर्वेंट्स के बच्चे हैं। ये एक ऑल पाकिस्तान कंपटीशन से लोग एडमिशन लेते हैं। लेट्स से वो क्लास 2 में एडमिशन लिया, 3 में उसको जाना पड़ गया, वो 4 में वापस आके वापस एडमिशन ले नहीं सकता। लोगों को बड़ी हार्ड चॉइसेस करनी पड़ती है, या बच्चे छोड़ के जाना पड़ता है किसी के पास, या अपने कैरियर ऑप्शन फोरगो करने पड़ते हैं। तो ये इतना हार्ड क्यों है? 3000 की स्टूडेंट बॉडी है, क्या उनके पेरेंट्स एक कम्युनिटी नहीं है? क्या उनके जेन्युइन इश्यूज को देखना एचएन कॉलेज का काम नहीं है? उसकी मैनेजमेंट और उसके बोर्ड को ये नहीं देखना चाहिए कि लोगों के जो जेन्युइन इश्यूज हैं उनके लिए हम क्या पॉलिसीज बनाएं? सर, जब आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं जिन्हें अपनी स्कॉलरशिप्स भी फोरगो करनी पड़ी, ये सारा मामला है, मगर उसके बावजूद अगर पॉलिसी नहीं बदली थी तो इसका मतलब है आपको तो इक्वेशन से नहीं निकाल सकते ना, क्योंकि बाकियों का वो पहुंच नहीं थी गवर्नर साहब के साथ, आपकी थी। हमने इसीलिए तो इसको पॉलिसी लेवल पे रेज किया और अपने लिए सोल्यूशन नहीं लिया ना। मगर आप समझते हैं कि खुद जाहिर बच्चे तो मासूम होते हैं, आपके बच्चों के लिए ये इतना बड़ा स्कैंडल बनना उनके लिए भी अच्छा नहीं है। आपको लगता है इस तरीके से परसू करना चाहिए था आपको ये मामला? नहीं, हमने कोई एक एप्लीकेशन दी है, अगर उसमें क्या बुराई है? अगर हमने ये कहा है कि आप इस चीज को इस नजर से भी देखिए कि एक जेन्युइन प्रॉब्लम है उन लोगों का जिनकी ट्रांसफर हो जाती है, तो क्या ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना बुरी बात? नहीं, पॉइंट ऑफ व्यू देना बुरी बात नहीं है, मगर अगर प्रिंसिपल नहीं मांग रहे थे, प्रिंसिपल को इतना ज्यादा फोर्स करना, इतना ज्यादा गवर्नर साहब की तरफ से पुश किया जाना, फिर प्रिंसिपल का यहाँ तक के रिजाइन कर देना कि जी मुदाखलत हो रही है। एक बात बताइए कि प्रिंसिपल बोर्ड के फैसले को क्यों नहीं मानेगा? ये कहाँ पे लिखा है? आप भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को समझते हैं, जो बॉडी या अथॉरिटी होती है उसको एग्जेक्टिव को अपनी पॉलिसी देनी होती है। एग्जेक्टिव पॉलिसी को कर सकता है रिफ्यूट कि मैं इस पॉलिसी को नहीं मानता। मतलब अब आगे क्या है, क्योंकि तारड़ साहब ने तो उनसे राब्ता किया है, ये खबर आ रही है कि तारड़ साहब ने उनसे राब्ता किया है कि आप मुस्ताफी ना हो, हालांकि गवर्नर साहब एक चार्जशीट जारी कर चुके हैं। क्या हो रहा है? जी, वो मेरा मसला नहीं है, मैंने सिर्फ आपको अपनी चीज का वर्जन बताना है कि हमारी साइड की क्या स्टोरी है, बाकी वो गवर्नर साहब जाने और वो जाने। बहुत शुक्रिया चीमा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, कोराम पर बात करेंगे। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात ज़ेर समाअत हैं, जिनमें से आजकल साइफर केस के खिलाफ अपील की समाअत रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज भी साइफर केस के फैसले के खिलाफ इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने समाअत की। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद अयाज शौकत अदालत के सामने पेश हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान के वकील सलमान सफदर से सवाल किया कि क्या साइफर ईमेल के जरिए कोडेड लैंग्वेज में आता है, जिसमें मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि ईमेल के साथ अटैचमेंट होगी जो डाउनलोड की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल किया कि साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद होने का मतलब है कि ईमेल मौजूद होगी, क्या आपने जिरा के दौरान ये सवालात नहीं किए? वकील सलमान सफदर ने जवाब दिया कि हमने तो जिरा के दौरान भी इस हद तक सवालात नहीं किए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने सवाल किया कि क्या असल साइफर दफ्तर खारजा में मौजूद है? FIA के प्रोसिक्यूटर हामिद अली शाह ने जवाब दिया कि साइफर की असल कॉपी को दफ्तर खारजा में मौजूद होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए कि होना चाहिए नहीं, आपको बड़ा टू द पॉइंट जवाब देना होगा। जिस दस्तावेज के गलत इस्तेमाल का इल्जाम है उसका मतन रिकॉर्ड पर ही नहीं है, ये क्रिमिनल केस है, हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। बगैर किसी शक व शुबे के
केस साबित करने की जिम्मेदारी प्रोसिक्यूशन पर है, ये याद रखिएगा। सलमान सफदर ने इस पर कहा कि इसमें कुछ लिंक्स मिसिंग हैं। दफ्तर खारजा के गवाह शमून ने कहा कि ओरिजिनल साइफर दफ्तर खारजा में पड़ा है। इस एफआईआर में साइफर लफ्ज गलत इस्तेमाल हुआ है। साइफर दफ्तर खारजा में ही रुक जाता है, आगे प्लेन टेक्स्ट की कॉपी जाती है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क दिए कि ट्रायल कोर्ट के फैसले में भी कुछ जगहों पर मैंने पढ़ा है, वहां भी कॉपी लिखा हुआ है। ये कहां लिखा है कि साइफर की कॉपीज को जाया किया जाएगा? हम अपील सुन रहे हैं, हमें ट्रायल कोर्ट के फैसले की कानूनी पोजीशन देखनी है, ना जज को ना ही प्रोसिक्यूशन को। वो डॉक्यूमेंट दिखाया गया, किसी को पता नहीं है कि साइफर का मतन क्या है, लेकिन कह रहे हैं कि दुश्मन को फायदा हो गया। साइफर का मतन जज, प्रोसिक्यूशन या मुल्जिमान के बुकला के सामने ही नहीं। चीफ जस्टिस का एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से मुकालमा करते हुए कहना था कि अदालत ने एडवोकेट जनरल से स्टेट काउंसिल्स की सीवीज तलब की थी। बुध के रोज ऑर्डर हुआ था, आपने अभी तक सीवीज की कॉपी नहीं दी। एडवोकेट जनरल अयाज शौकत ने कहा कि हमें कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं मिल सका था। चीफ जस्टिस ने इस पर रिमार्क दिए कि आपकी मौजूदगी में ऑर्डर लिखवाया था, आप हमारे ऑर्डर को बहुत गैर संजीदा ले रहे हैं। चीफ जस्टिस ने जेल हुक्काम पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क दिए कि सुप्रीटेंडेंट अडियाला जेल से रिकॉर्ड तलब किया था, वो भी पेश नहीं किया गया। क्या ये सिविल कोर्ट है, मजिस्ट्रेट कोर्ट है कि हाथ से फाइल करेंगे? इसके बाद अदालत ने इमरान खान और शामी मुहम्मद कुरैशी की अपीलों पर समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। आज के प्रोग्राम में इतना ही, दीजिए, अल्लाह हाफिज़।